नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सभी लोगों का अनुसंधान एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, आज जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो फर्स्ट पेपर यानी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंट विषय के अंतर्गत, एनवायरमेंट यूनिट के अंतर्गत सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंटेंट है। यानी फर्स्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरमेंट में जो प्रश्न आज तक आए हैं उनमें हमने एक एनालिसिस किया कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है। तो हमारे इस एनालिसिस के अनुसार हमने देखा है कि सबसे ज्यादा प्रश्न इस कंटेंट से आता है और ये है साइक्लोन्स। साइक्लोन्स यानी चक्रवात। चक्रवात के अंतर्गत सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए हैं। चक्रवात चूंकि हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली वायु राशियों में हेर फेर की घटना की वजह से होता है और साइक्लोन इसे हिंद महासागर में नाम दिया जाता है। इसे विश्व में अन्य नामों से अन्य स्थानों पर भी जाना जाता है, जैसे हैरिकेन नाम से हम इसे अमेरिका में पैसिफिक ओशन के क्षेत्र में जब भी उतरता है तब मानते हैं। इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में इसे जैसे टाइफून, जैसे टॉर्नेडो जापानी क्षेत्रों में इत्यादि इत्यादि नाम से जाना जाता है। अब क्या होता है चक्रवात, इसकी कैसे निर्माण होता है, किस प्रकार से ये गतिविधि करते हैं, इनका प्रोसेस, इन पर सबसे पहले आइए जानकारी ली जाए। तो पहली बात, क्या स्थिति होती है चक्रवात के जन्म होने का। जनरली वायु राशियों में हेर फेर की स्थिति उत्पन्न होती है। अब एक साधारण भाषा में बात की जाए तो जब गर्म और ठंडे पानी या गर्म और ठंडे हवाओं का मिलन होता है तो चक्रवात की स्थिति उत्पन्न होती है। एज यूजुअली यह स्पष्ट बात है कि गर्म वायु वाष्प नहीं प्राप्त कर रहा है, यानी उसमें वाटर वेपर नहीं होता है, तो वो ठंड वायु की ओर चलता है। ठंड वायु से वो वाटर वेपर यानी वाटर के ड्रॉपलेट्स चाहता है। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन की प्रक्रिया में इस पृथ्वी में हर तत्व आना चाहता है। या आप जान लीजिए कि पृथ्वी में सभी तत्व सैचुरेट रहना चाहते हैं। अनसैचुरेटेड जो भी तत्व हैं, जो भी कंपाउंड्स हैं, वो एक प्रकार से सैचुरेशन की प्रोसेस की वजह से सैचुरेटेड तत्वों को डिस्टर्ब करते हैं या ओवर सैचुरेटेड तत्वों से अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और इसी प्रक्रिया के तहत एक वायु राशियों का घेरा उत्पन्न हो जाता है, भंवर उत्पन्न होता है और वो फिर भूमि के ऊपर आकर काफी उत्पात मचाता है। अभी मैंने आपसे कहा कि पृथ्वी में हर तत्व सैचुरेशन की प्रक्रिया में रहना चाहता है। इसी प्रक्रिया के तहत अनसैचुरेटेड एयर हल्की होकर के ऊपर की ओर अंतरिक्ष में जाती है और ओजोन के साथ डिप्लीट करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है। ये मैंने आपको ओजोन मंडल की वीडियो में समझाया था। कुछ वैसे ही देखें तो अनसैचुरेशन की स्थिति जब पृथ्वी के ऊपर या पृथ्वी के अंदर घटती है, वायु राशियों का घेरा उत्पन्न होता है। अब मौसम में परिवर्तन इसका प्रमुख कारण माना जा सकता है। सूर्य का ताप साल भर, वर्ष भर पृथ्वी के ऊपर बना रहता है, तो जब गर्मी का मौसम होता है, पृथ्वी के ऊपर ताप पनपता है, सूर्य की रोशनी आती है और ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जल और भूमि दोनों पर पड़ती है। भूमि तप्त हो जाती है, भूमि का जो वायु है वो हल्की हो जाती है क्योंकि उसकी जो वैक्यूम है, उसके अंदर जो इंटरनल स्पेस है वो बढ़ जाता है, उसकी डेंसिटी भी हल्की हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठती है। समुद्र के ऊपर भी सूर्य की किरणें, सूर्य की ताप बराबर पड़ती है, तो समुद्र के ऊपर भी सूर्य की ताप बराबर पड़ने से समुद्र का जो वायु है, समुद्र की जो वायु है यानी स्थिति है, वहां की हवा भी वाष्पित हो जाती है।
अब समुद्र पर वाष्पन हुआ, समुद्र पर वाष्पन होने से वहां पर भी हवा ऊपर उठी और वो हवा ठंडी हवा के रूप में कंपैरेटिवली टू लैंड एयर, यानी जो भूमि पर हवा है वो गर्म है, उसकी वैक्यूम मॉलिक्यूल्स स्पेस ज्यादा है, डेंसिटी हल्की है और वो हल्की होने की वजह से वहां पर उठ के ऊपर की ओर आने लगी। अब समुद्र पर भी जो वायु है वो हल्की है, वायु हल्की होती है, वाष्पन की वजह से उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स की मात्रा ज्यादा है, वो भी ऊपर उठ के ऊपर की ओर आने लगी। अभी आपको पता है कि पृथ्वी रोटेट करती है, तो पृथ्वी के रोटेशन की वजह से जो ये वायु राशियां हैं ये भी नाचना शुरू कर देती है। जाहिर सी बात है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका कारण है। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी के ऊपर जो वायु है वो हिलोर खाती है, तो पृथ्वी जब रोटेट कर रहा है तो ये वायु राशियां हिलोर खाएंगी, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो भूमि के ऊपर जो लाइट एयर है, हल्की वायु है, वो हिलकर भागेगी समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि समुद्र पर ठंडी वायु की राशियां हैं। क्यों जाएगा वो समुद्र की तरफ मूवमेंट करेगा? क्योंकि समुद्र में वायु राशियां ठंडी हैं और ये एक प्रकार से प्यासी वायु राशियां हैं, गर्म वायु राशियां कंपैरेटिवली तो समुद्र की वायु राशि के साथ। वायु राशि यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। अब यहां पर ये जो एयर है ये ठंड एयर के पास गर्म एयर पहुंचेगी और उससे वो वाटर ड्रॉपलेट्स लेने का प्रयास करना शुरू करेगा, वाटर ड्रॉपलेट्स लेकर के अपने आप को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। अब कुछ ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न होगी कि समुद्र में यह जो लाल रंग के डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रंग के डॉट्स समुद्र के ऊपर पानी ठंडी हवा है और ये भूमि से आई हुई गर्म हवा है जो इसको चारों ओर से घेर कर इससे वाटर ड्रॉपलेट्स देना चाहेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पर रेड डॉट्स दिखाए, ये रेड डॉट्स एक्चुअली वाटर ड्रॉपलेट्स को इंडिकेट कर रहा है। अब ये रेड डॉट्स यानी वाटर ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करना चाहेगी, तो गर्म हवा ठंड हवा से वाटर ड्रॉपलेट्स लेने का प्रयास करेगा और इससे उत्पन्न होगा एक फिनोमेना। कौन सा फिनोमेना? ये याद रखने की जरूरत है क्योंकि अक्सर यह लाइन पूछी जाती है। यही फिनोमेना साइक्लोन के उपज का कारण है। क्या? केंद्र में, सेंटर में कम दाब की स्थापना होगी, यानी यहां पर हम सेंटर में देखें तो जो प्रेशर है वो लो क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि यहां मूवमेंट की इनको जरूरत नहीं है, ये संतृप्त है, सैचुरेट है, तो ये इजीली मूवमेंट नहीं करेगा, ये साधारण रूप से समुद्र के ऊपर व्याप्त है। लेकिन बाहर की ओर क्या हो रहा है? एक बड़ा दाब पैदा हो रहा है, यानी प्रेशर, हाई प्रेशर बन रहा है। हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि ये लाइट मॉलिक्यूल्स वाली एयर है, वैक्यूम्ड है, स्पेसी है और ये सैचुरेट होना चाहती है, तो ये इसको चारों ओर से घेरना शुरू करेगी। ठंड हवा से वाटर के ड्रॉपलेट्स को ले लेना चाहेगा और इस अवस्था में हवाएं बाहर से भीतर की ओर चलना शुरू करेगा। क्या होगा? बाहर से भीतर की ओर हवाएं चलना शुरू होगा। अब ये ध्यान रखिए कि पृथ्वी की स्थिति के अनुसार ये हवाएं डिफरेंट रोटेशन में होता है। अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध का मतलब पृथ्वी का इस हिस्से को और ये हिस्से को देखा जाए, जैसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अगर हम इसे देखें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध और ये सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध है। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो यहां पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, यहां एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में हवाएं नाचेंगी। घड़ी कैसे चलती है? इसको देखिए, घड़ी की मूवमेंट यूं होती है, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है? उल्टी, यानी हवाएं ऐसे नाचेंगी। अब आप देखिए, हवाएं ऐसे नाचेंगी, ऐसे ये मूवमेंट हो रहा है। यहां पर क्या है? घड़ी की दिशा में हवाएं नाचेंगी। तो इधर के जो हवाओं का मूवमेंट है वो कुछ इस प्रकार से हो रहा है और यहां हवाओं का मूवमेंट कुछ उल्टा हो रहा है, ऐसे हो रहा है। ये याद करने वाला पॉइंट है, इसे याद कर लीजिए, ये फिनोमेना।
यहां वापस पॉइंट पे लौटेंगे। तो यहां पर भी मैंने बताया आपको कि हो क्या रहा है कि बाहर हवा का हल्का हवा का झोंका है, जो अपेक्षाकृत ठंडी हवा, गर्म हवा का झोंका बाहर की ओर अपेक्षाकृत ठंडी हवा की ओर भागने का प्रयास कर रहा है और ठंडी हवा से मिल जाना चाहता है। अब ठंडी हवा तृप्त है, पूरी तरीके से तृप्त है। एग्जाम्पल, मुझे जरूरत नहीं है किसी चीज को, तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मैं स्थिर रहूंगा, स्टेबल रहूंगा, मैं मूवमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर किसी को कोई चीज की जरूरत है तो वो मेरे पास आएगा, मुझसे लेने का प्रयास करेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने एक बोतल पानी ली, बहुत ध्यान से समझिएगा इस एग्जांपल को, और मैंने इस बोतल की पानी को आराम से पी लिया। पीने की वजह से मैं संतृप्त हूं। अब ये मेरे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, मुझे जरूरत नहीं है, पर मेरे पास है, मैं लिया हूं। अब सपोज करिए कि आप मूवमेंट कर रहे हैं और आपको बहुत प्यास लगी है, एंड यू हैव नो सोर्स ऑफ वाटर। आपके पास कोई रास्ता नहीं कि कहीं से कोई वाटर मिल जाए, ड्रॉपलेट भी नहीं मिल रहा। नाउ यू विल सी टू मी, आप मुझे देखोगे और आप देखोगे कि मेरे पास वाटर है। तो व्हाट विल यू डू? ह्यूमन एक्टिविटीज के अनुसार आप रिस्पेक्टफुली मांगना चाहेंगे, पर प्राकृतिक तत्व हैं ये, कोई ह्यूमन तो है नहीं कि इमोशनली हाँ ये प्यासा है इसको दे दो, लो भाई मेरे से पानी ले लो। नाउ अगर मैं भी वैसे ही हूं, जड़ हूं, और मैं आपको पानी नहीं देना चाहता, मैंने अपना वाटर लिया हुआ है, तो आप मुझसे पानी लेने का हर संभव प्रयास करेंगे। आप पानी को मुझसे छीनने का प्रयास करेंगे कि लो भाई मुझे पानी दो। मैं क्या करूंगा, मैं इस पानी को नहीं देना चाहता तो मैं नहीं देने का प्रयास करूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। और आप पानी लेने का प्रयास करो, दो। मैं अब इस वाटर को लेकर बचाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं राउंड कर दिया, मैं घूम गया। और अब मैं देख रहा हूं कि आप चारों ओर से मुझे घेर लिए हो। थोड़ा सा ये नाटकीय क्रम है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए मैं कर रहा हूं कि चारों तरफ से मुझे घेर लिया गया हवाओं से। अब ये मैं एक प्रकार से आप फील करिए कि मैं इस समय ठंडा वायु राशि हूं, जो संतृप्त हूं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है मेरे पास, और ये कर्म वायु राशियां मुझे चारों से घेर ली और मुझसे वाटर लेना चाह रही, और मैं वाटर देना नहीं चाह रहा हूं। तो मुझे थपेड़े पड़ने और मैं नाचना शुरू करूंगा। अब कुछ ऐसी प्रक्रिया बोर्ड पे आप दिख रही होगी ये लाइंस, दैट इज वायु की राशियां नाचना शुरू करूं। ये देखिए, अब बाहर से हवा इसको नचाना शुरू कर देगा, और ठंडे राशियां और गर्म राशियों का मिलन इस हवा के नाचने से होगा क्या? फिर गर्म कढ़ाई है, पानी डाला जाए, फक्क से भाप पैदा होगा और वाष्पित होकर ऊपर चिपक जाएगा। वाटर के ड्रॉपलेट्स होकर ऊपर उड़ने लगेंगे, यानी बादल की क्रिएशन हो जाएगी, बादलों का निर्माण शुरू हो जाएगा। ये बादल के रूप में बदल जाएंगे जब आपस में मिल जाएंगे, यानी एक प्रकार से बादलों के रूप में निर्मित होकर ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। फिर हवा की राशियां आएंगी, इन्हें धक्का देंगी, और ये धक्का खाते खाते लैंड पे चले आएंगे, और लैंड पे बादलों के टकराहट से बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये भंवर जो पैदा हुई, ये अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाई, वाष्पीकरण नहीं हो पाया, तो ये धक्का खाएंगी और ये भंवर वायु वेग के साथ पृथ्वी के ऊपर चल पड़ेगा। अब जहां आसपास के लैंड इसे गुजरेगा, अगर समुद्र में गुजर रहा है तो समुद्र में बड़े बड़े भंवर पैदा होंगे, पानी में तूफान की स्थिति, और संकेत होगा कि समुद्र से ऊंची लहरें उठ रही हैं, भारी तूफान आने की संभावनाएं हैं। अतः किनारों पर, श्रीकोष्ठ पर मछुआरे आज ना जाएं। उस बहुत भयंकर तूफान है, क्योंकि ये तूफान बहुत बड़ी वायु राशियां हो सकती, छोटा नहीं, अतः बहुत बड़ा भयंकर तूफान है। तो कोस्टल रीजन्स को खाली करा दिया जाएगा, खतरे की घंटी इंडिकेट कर दी जाएगी कि बड़ा चक्रवात आ रहा है। चक्रवात, वात समझिए, वायु का राशि, वात, ठीक है,
देखिए वात, वात यानी वायु की राशि, और चक्र में घूम रहा है वात, वायु चक्र में घूम रहा है, चक्रवात आ रहा है, और ये फिर आंधी तूफान के रूप में पृथ्वी के ऊपर, लैंड के ऊपर प्रकट होगा। और समुद्र से अगर ये निकल करके हवा पृथ्वी के ऊपर यानी भूमि पे आएगी तो भूमि पे वैसे ही नाचती रहेगी, क्योंकि ये तृप्त होना चाहते हैं, और ये भंवर भागते भागते किसी तरीके से अगर भूमि पे आए तो यही आंधी तूफान का रूप ले लेगी। अमेरिका में ये इतना भयंकर रूप लेती है कि बड़े बड़े हैरिकेन्स, बहुत बड़े तूफान बनकर पूरे नगर को बर्बाद कर देते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को, ऊंची अट्टालिकाओं को गिरा के रख देते हैं। ये प्रक्रिया बोली जाती है साइक्लोन के निर्मित होने की प्रक्रिया, और ये साइक्लोन की प्रक्रिया से देखा जाए तो मानसून बस्ट होता है, क्योंकि ये बादल निर्मित हुए गर्म ठंडे हवा के मिलन से। तो मौसम में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप गर्म ठंडा हवा के मिलन से ये साइक्लोन्स निर्मित हुए, और इनके पूरे होने की प्रक्रिया के साथ प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा, यानी कि क्लाउड्स का निर्माण, और फिर वो क्लाउड्स वर्षा। अब मान लीजिए हिंद महासागर में इस तरीके से गर्म ठंडा हवा का विलय शुरू होता है, और गर्म ठंडे हवा के विलय के साथ ये ऊपर उठकर एब्सॉर्ब हो जाती हैं और बादलों का रूप धारण कर, संतुष्ट हो गए, फिर बादलों का रूप धारण कर लिया। अब अगर मान लीजिए बादलों का रूप धारण कर ले तो ये बादल इधर से आगे बढ़ेगा और पीछे से आने वाली हवा इनको टक्कर मारेंगी, और ये सारे बादल फिर साउथ इंडिया में जाकर मानसून को लाते हैं। और आप सुनते हैं कि बंबई से, केरल से मानसून, क्योंकि केरल नीचे है और वहीं से मानसून शुरू हो जाता है, और जून के लास्ट और जुलाई के फर्स्ट वीक तक में मौसम में परिवर्तन आ चुका होता है, और धीरे धीरे फिर बारिश शुरू होती है। अगर हम भारत के नक्शे के दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो ये आप देख रहे हैं, यहां से बादल आया और ये धीरे 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 पूरे भारत की ओर घूम पड़ता है। अब ये बादल पूरे भारत की ओर चल पड़े, समझने का प्रयास करिएगा। बादल जहां जहां चले वहां वहां पानी को घिराते गए, क्योंकि दो बादल टकराए, लाइटनिंग हुई, बारिश हुई, प्रेसिपिटेशन हुआ, वर्षा होने का कारण ये बादल। अब ये बादल पूरे भारत को घेर लिया। अब इधर अरावली पहाड़ियां हैं, इधर हिमालय है। बारिश हल्की होकर अगर ये हिमालय ना होता तो चाइना की ओर निकल जाता बादल, परंतु हिमालय है और इधर अरावली पहाड़ियां हैं, परिणाम स्वरूप बादल इधर मूव नहीं कर पाए, हिमालय से टकरा करके लोअर शिवालिक होते 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 पहुंच जाता है आसाम, मणिपुर, 7 ईस्टर्न स्टेट्स की ओर। अब इन क्षेत्रों में गारो खासी पहाड़ियां जो भारत और बर्मा के बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं, गारो खासी पहाड़ियां ये एक प्रकार से ऐसे कोण निर्मित करता है, और यहां पर ये बादल जाकर के कुछ यूं फंस जाते हैं। अब इधर से टकराहट, इधर से टकराहट, इधर से टकराहट, बादल फिर फटना शुरू होता है और सर्वाधिक विश्व में वर्षा होने लगती है। मानसून रान जो सर्वाधिक विश्व में बारिश करने वाला क्षेत्र माना जाता है, बड़े पैमाने पर बारिश होती है, और ये बारिश फिर ब्रह्मपुत्र में उथाल और इधर से गंगा में नॉर्दर्न ईस्टर्न से उथाल, और फिर पहुंचता है पूरा बारिश का पानी बांग्लादेश और बंगाल में। परिणाम स्वरूप भारी भयंकर बाढ़ आता है। अब आप समझ सकते हैं कि हिमालय अगर ना होता तो बादलों का यहां पर बारिश बहुत कम होती, और जो ये नॉर्दर्न फर्टाइल लैंड है हमारे पास ना होता, और ये पूरा निकल जाता चीन के क्षेत्र में, और बारिश वहां पहाड़ों की वजह से, हिमालय की वजह से यह पानी हमारे इस क्षेत्र को नॉर्दर्न फर्टाइल रेंज में बदल देता है। इसके बाद सितंबर अक्टूबर होते होते तक में वापस एक बार बादल यहां से घूमकर इधर से गुजरते हैं, इसीलिए एक लेट मानसून होता है, लेट कह रहे हैं, यहाँ पे फिर से बारिश होता है सितंबर अक्टूबर ठंड के महीने में, जब साउथ इंडिया में वापस बादल पहुंचते हैं, बचे कुचे पानी गिराते हैं, और फिर उसके बाद ठंड हो जाती है, पूरे
विश्व में तापमान ठंड में बदल जाता है, फिर एक बार नॉर्मल स्थिति हो जाती है, समुद्र और भूमि का पानी हवा फिर मॉइस्चराइज हो जाता है। अब फिर उनमें कोई टकराव होने के प्रश्न नहीं है, हवाओं में मॉइस्चराइजेशन रहता है, फिर मौसम में बदलाव आता है, मार्च का महीना लगता है, फिर गर्मी आ जाती है, मार्च अप्रैल मई जून तक तपती हवाएं, गर्म हवाएं फिर ऊपर उठती हैं, फिर एक बार फेरा घूमता है, समुद्र के ऊपर ठंडी वाष्पित हवाएं, इधर भूमि के ऊपर गर्म हवाएं, और फिर हवाओं का फेरा ऐसा कुछ बनना शुरू होता है, और फिर घूम के चक्रवात, और चक्रवात से बादल, और बादल से बारिश, ये हमें देखने को मिलता है। ये प्रक्रिया होती है चक्रवात में। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, और मैंने अभी आपको बताया कि भारत के हिंद महासागर के क्षेत्र में अगर हम देखें तो इसे बोला जाता है चक्रवात के नाम से, लेकिन अगर हम अमेरिका जाएं तो वहीं पे इसे हैरिकेन नाम से बोला जाएगा। जापान साइड में टाइफून, ऑस्ट्रेलिया साइड में टॉर्नेडो, इन सब नाम से बोला जाता है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनके मापन का भी स्तर बनाया गया है, कितने स्तर की हवाओं में मूवमेंट आएगी तो उसे किस नाम से बोला जाएगा, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इनके मापन का एक सिस्टम तैयार किया गया है। क्या सिस्टम तैयार किया गया है तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा। जैसे थोड़ा सा भी ट्रॉपिकल डिप्रेशन हुआ, ट्रॉपिकल डिप्रेशन का मतलब वायु की गति में चेंजेस आना, जब ये 62 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार पकड़ेगा तो हम कहेंगे कि तापमान में गिरावट यानी ट्रॉपिकल डिप्रेशन शुरू हो गया। 63 से 118 तक, अब ये जो मैं आपको रैंकिंग बता रहा हूं, जो ये लेवल बता रहा हूं, ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है SHS यानी सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल नाम से। अब ये साइक्लोन को भी हम इसी स्केल से नापते हैं। तो वैसे अन्य देशों में अन्य स्केल भी बनाया गया, पर भारत में जो साइक्लोन्स हैं उनके लिए नापने के लिए जो स्केल बनाया गया है वो यही बनाया गया है, सैफिर सिम्पसन हैरिकेन स्केल के अनुसार इन चक्रवातों की जो श्रेणी बनाई गई है उसके विषय में आपको चर्चा कर रहा हूं। यहां पर जैसे 62 के ऊपर थोड़ा सा भी हवाओं में गति उत्पन्न होती है, हम ट्रॉपिकल डिप्रेशन की स्थिति में मान लेते हैं, और 63 से 118 यानी 62 के नीचे तक तो साधारण मान लीजिए, लेकिन 63 से 118 में हम कहते हैं कि तूफान आ रहा है, यानी ट्रॉपिकल स्टॉर्म उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद शुरू होती है कैटेगरी ऑफ द स्टॉर्म। जैसे ही 118 के ऊपर 119 से लेकर के 153 की गति वायु पकड़ता है, यानी वायु गति यानी 119 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार शुरू हो जाती है। तो 119 से 153 की जो ये रफ्तार है, इस रफ्तार को हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। 119 से 153 की इस रफ्तार को कैटेगरी 1 में रखते हैं। इसके बाद 154 से 177, मैं एक बोर्ड पे डिस्प्ले भी कर दे रहा हूं ताकि आप देखते चलिए। 119 से 153 तक की रफ्तार को हम कैटेगरी 1 में रखते हैं। इसके बाद 154 की बात है, 154 से 177 तक की जो रफ्तार है इसमें हम कैटेगरी 2 को रखते हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। 177 के बाद 178 से 208 तक की रेंज जो रखी गई है, ये चूंकि सैफिर स्केल के अनुसार है, ये तीसरी कैटेगरी का माना जाता है। तूफान चौथी कैटेगरी का माना जाता है जब 209 से 251 तक की गति पहुंच जाती है। 209 से 251 तक की गति चौथी कैटेगरी का तूफान होता है। और 251 से यानी 252 के ऊपर, जितना भी 252 के ऊपर की होगी वो सारी कहा जाए, अभी इसे 5th कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन यहां पर अभी थोड़ा सा बात इसमें चेंजेस की उठ रही है, क्योंकि एक अन्य स्केल है अटलांटिक हरिकेन सीजन 2005, ये भी एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसने एक अन्य श्रेणी के भी निर्माण के रिकमेंडेशन दिया है और उस रिकमेंडेशन को कहा जाता है कैटेगरी 6। अब ये रिकमेंडेशन है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। कैटेगरी 6 के अनुसार ये माना जा रहा है कि कैटेगरी 5 को रेस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए
280 के यानी 289 यानी 279 के रिस्ट्रिक्शन पे और कैटेगरी 6 शुरू कर देना चाहिए। यहां पर 280 से जो रेंज उठता है तो 280 से ऊपर 290 या 200 ये रेंज जो है वो कैटेगरी 6 के ऊपर ला देना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसके पीछे है लगातार भयंकर तूफानों का आना, लगातार बड़े स्तर पे भयंकर काफी तीव्र गति में चलने वाले तूफान इधर दिखते हैं, इसकी वजह से ऐसा कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको इस समय यहाँ पर इस वीडियो के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें चक्रवातों के संबंध में बताए। इसके बाद की जो वीडियो है वहां पर मैं कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स की चर्चा करूंगा कि चक्रवात, कुछ जो महत्वपूर्ण चक्रवात इधर तरफ आए हैं उनके ऊपर एक बृहद चर्चा रखूंगा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जिसने ना किया वो सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।